गाइस, तो हम ट्रैवल कर रहे हैं जापान को और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये हमारी सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप है। तो हमारी जो फ़्लाइट है वो मलेशिया से होते हुए है एंड मलेशियन एयरलाइन से हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल करने वाले हैं, तो देखते हैं कि मलेशियन एयरलाइंस कैसी है। उसमें फ़ूड भी इंक्लूडेड है। अभी हमने सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट किया है और वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। बस आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या काम करते हो, किस पर्पज़ के लिए विज़िट कर रहे हो, यही क्वेश्चंस हमें यहाँ पे पूछेंगे। हम फ़िलहाल अभी मुंबई एयरपोर्ट पे हैं और हमारी कुछ ही टाइम पे फ़्लाइट है। ओके, सो मैं अभी आपको वीज़ा का प्रोसेस बताती हूँ। हमने पुणे से अप्लाई किया था वीज़ा के लिए और वीज़ा के लिए आपको आपका पासपोर्ट कैरी करना है और वो आपका अगर कोई ओल्ड पासपोर्ट हो तो आप वो भी आपके साथ कैरी कीजिए। उसके बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको वीएफएस ग्लोबल से मिल जाएगा, वो आपको फ़िल करना पड़ेगा और उसमें आपको बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल सकती है। तो हमने वीएफएस ग्लोबल से अप्लाई किया था। डिटेल आइटरनरी आपको लगेंगी, आपका कवर लेटर लगेगा। डिटेल आइटरनरी में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कहाँ कौन से प्लेस में स्टे करने वाले हो, आप कब से कब तक ट्रैवल करने वाले हो और आप क्या क्या प्लेसेस कवर करने वाले हो। तो आप पूरा डिटेल में वहाँ पे मेंशन करना। कवर लेटर में भी आपको अपने फ़्लाइट डिटेल्स मेंशन करने पड़ते हैं, आपके होटल की डिटेल्स मेंशन करने पड़ते हैं, आप किसके साथ ट्रैवल करने वाले हो ये भी मेंशन करने पड़ता है। अगर आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव है जिसके बिहाफ पे आप जा रहे हो विद गारंटर, तो आप वो भी वहाँ पे मेंशन कीजिए और आपका पर्पज़ क्या है वो भी आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। उसके साथ ही आपको फ़्लाइट के डमी फ़्लाइट टिकट्स हमने ये किया था। तो डमी फ़्लाइट टिकट्स अलाउड है पर आप एक बार चेक कर लेना। और डमी हमने होटल बुकिंग्स भी दिखाई थी। अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। उसके बाद हमें आईटीआर लगेगा। बैंक स्टेटमेंट भी हमें लगता है हमने कैरी किया था, पर जब हमने वहाँ पे विज़िट किया तो उन्होंने हमें बोला कि बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आईटीआर इज़ इनफ, बट स्टिल आप कैरी करना उसको साथ में 3 मंथ्स का आप कैरी करना। और अगर वो रिक्वायर है नहीं रिक्वायर है तो वो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे उस अकॉर्डिंग। उसके बाद आप एनओसी लेटर, अगर आप सर्विस में हो तो आपको एनओसी लेटर अपने एम्प्लॉयर से लेना पड़ेगा विच इज़ मैंडेटरी। सो वो आप प्लीज़ ज़रूर कैरी करना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको अपना एफडी एंड ऑल दैट जो डिटेल्स आपने देखे होंगे मे बी कहीं पे भी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये रहा, हमने जो अप्लाई किया था वो सिंगल एंट्री वीज़ा था जापान के लिए। मल्टी एंट्री भी रहता है। मल्टी एंट्री में सिर्फ आपको 3 साल के आईटीआर एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते हैं। उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ आपको आपने अगर कवर लेटर में आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि वी रिक्वायर सिंगल और मल्टी एंट्री, सो दैट आपके चांसेस हाई रहते हैं। अगर आपका मल्टी एंट्री किसी वजह से रिजेक्ट हो रहा है तो आपको सिंगल तब भी मिले। तो हमें 14 डेज़ का वीज़ा मिला था एंड लगभग 1 वीक लिया था। तो 1 वीक के अंदर हमें हमारा डिलीवर हो गया था। तो उसके जो चार्जेस हैं, सिंगल हो या मल्टी हो, दोनों के 550 रुपीज़ ही है। और उसमें हमें वीएफएस ग्लोबल के 800 रुपीज़ लगे थे एंड जो बाकी डिलीवरी चार्जेस थे पासपोर्ट के उसके 500। तो पर पर्सन हमें 1850 रुपीज़ 1850 इतने ही लगे थे। तो ये पूरी थी वीज़ा की प्रोसेस। अगर आपको इसके अलावा कुछ और डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। और हमें कवर लेटर भी वहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया था, तो वो भी हमने वहाँ वहीं पे फिल किया था। और हमें आपको अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी वहाँ पे कैरी करना है, जिसका उन्होंने डायमेंशन मेंशन किया है। एग्जैक्ट वही चाहिए, अगर वही नहीं रहता है तो वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे केस में वही हुआ था, तो हमें वहाँ पे फिर से वीज़ा ऑफिस में ही आपको फ़ोटोग्राफ़र रहेंगे, तो वहाँ पे आपको फ़ोटो खिंचा के मिल जाएंगे। और जेरोक्स का भी कोई टेंशन नहीं है आपको। आपने अगर कोई मिस किया हो, अगर आपके मोबाइल में हो, तो आप वहाँ पे प्रिंट आउट्स ले सकते हैं। तो वीज़ा की प्रोसेस बहुत स्मूथ है। इसमें कोई आपको अगर कुछ लगता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी डिटेल्स चाहिए, तो आप वीएफएस ग्लोबल में आपको सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिंक्स शेयर किए हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो ये रही वीज़ा की प्रोसेस। अभी हम फ़िलहाल
लॉन्च के लिए जाने वाले हैं हमने अभी डिनर नहीं किया है, तो हम डिनर करेंगे। उसके बाद हमारी बोर्डिंग रहेंगी। तो अभी काफ़ी टाइम है, 2-3 आवर्स, हम बहुत अर्ली आ गए थे। तो ठीक है, आगे आगे हम अपडेट देते रहेंगे कि हमारी जर्नी कैसी रहती है। ये देखो वड़ा पाव का प्राइस, 410 का वड़ा पाव 410 की पाव भाजी, 400 का वड़ा पाव। 10 रुपए का वड़ा पाव प्लस एयरपोर्ट के चार्जेस 390। करेक्ट। यार कितना महंगा। हम कहाँ 15 रुपए का वड़ा पाव खा रहे हैं, ये वड़ा पाव खाना चाहिए, 400 रुपए का वड़ा पाव खाना चाहिए हमें। चलो हम लॉन्च में चल के फ्री का खाना खाते हैं। हम चलते हैं अडानी लॉन्च में, देखते हैं हमारा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है कि नहीं। यहाँ हमारा पचका होता है यहाँ पे भी। हम एक्चुअली अडानी वेस्ट या इस पता नहीं कहाँ तो गए थे, और वहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ और हमारा बहुत ही बुरी बेइज्जती हुई है। अभी हम यहाँ पे हमारा रिस्क लेने जाते हैं। तो हमें अडानी के ईस्ट वेस्ट दोनों में हमारे कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। अभी हम आए रॉयल्टी में, अभी यहाँ पे तो होपफुली होना चाहिए एक्सेप्ट, देखते हैं। तो गाइस बहुत बढ़िया खबर है, हम बहुत खुश लॉन्च के लिए गए थे। मैडम को लॉन्च में एक्सेस नहीं मिला क्योंकि उनका कार्ड ही सपोर्ट नहीं करता था। ये सब HDFC की गलती है। ICICI वाले कार्ड एक्सेप्ट हो रहे हैं बट HDFC के नहीं हो रहे हैं। तो हमारा एक कार्ड एक्सेप्ट हुआ, एक नहीं हुआ। नियो ग्लोबल के भी कार्ड्स वो बोल रहे सिर्फ ओवरसीज चलते हैं, बट आई थिंक मैंने उसमें देखा था कि डोमेस्टिक चलते हैं, बट पता नहीं। और मैंने अपना कार्ड कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है। और लास्ट टाइम सेम कार्ड मेरा वर्क किया था और इस साल नहीं कर रहा है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और गाइस मुझे तो एक्सेस था, मेरे इसमें तो लालच आ गया तो मैं छोड़ के चले जाऊँ, पर आपके भाई का दिल बड़ा था तो मैं सोच ले चले जाता हूँ। तो अभी अब हम आए पिज़्ज़ा हट। यहाँ पे 1500 हमें दे के एंट्री मिल सकती थी, अब हम 1500 का यहाँ खाना खा रहे हैं। बाप रे। हम एंटर हो रहे हैं फ्लाइट में। ठीक है। लेग स्पेस भी मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी है। आपको कैसे लग रही है लेग स्पेस? लेग स्पेस तो अच्छी है कंपेयर टू इंडिगो। लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है और ब्लैंकेट भी इन्होंने प्रोवाइड किया है और ये हेडफोन दिया है। और यहाँ पे आप डिस्प्ले चेक कर सकते हो डिटेल्स। तो यहाँ पे ऐसे टीवी दिया है जिसमें आप मूवीज सिलेक्ट कर सकते हो और ये रिमोट भी दिया है जो ऐसे खुलता है। यहाँ पे सारे बटन्स दिए हैं, इससे भी आप नेविगेट कर सकते हो। रिमोट तो बढ़िया लग रहा है। उसके भी बटन थे, कीपैड दिया हुआ है, कीबोर्ड दिया है। क्या पता गेम खेल सकते हैं क्या इसमें, आइडिया नहीं, पर ट्राई करेंगे। अभी हम एक्सप्लोर करेंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज दिए, एंटरटेनमेंट। तो गाइस हमारे सर के ऊपर रखने के लिए ये भी दिया हुआ है, अगर ऐसे हम इसे एडजस्ट करेंगे तो ये हमारा ऐसे आराम से रख के हम सैर करके सो सकते हैं। ये बहुत बढ़िया ये हाँ एक अच्छा ऐसे हमारी इंडियन फ्लाइट में होना चाहिए, जो नाइट का ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये ऐसा ये होना चाहिए। ऐसे रख के एकदम हम आराम से सो सकते हो, किसी औरत और मर्द के कंधों में गिरने की ज़रूरत नहीं है आपसे, ऐसा होना चाहिए सबके पास। ठीक मिली है, इसमें फ्रूट्स दिए हैं, ये सॉल्टेड पीनट्स दिया है, एक वाटर बॉटल और ये कटलरी पैक दिया है। तो हमें डोमेस्टिक लॉन्च में तो एक्सेस नहीं मिला है पर इंटरनेशनल में मिला है HDFC के प्रायोरिटी पास के साथ। देखते हैं अभी ब्रेकफास्ट में क्या मेन्यू है यहाँ पे। डिफरेंट टाइप ऑफ सैलेड यहाँ पे है। सैंडविचेस, फ्रूट्स, एग्स,
बहुत सारी चीज़ों के तो नाम भी नहीं पता मुझे। राइस, चिकन, सांबार, हैश ब्राउन, सॉटेड वेजिटेबल्स, मफिन्स, डिटॉक्स वाटर भी है यहाँ पे, फ्रूट्स, थैंक यू। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट जो कि फ्री में मिला है थैंक्स टू प्रायोरिटी पास। HDFC के रिगाला कार्ड के साथ आपको मिलता है। और ये प्यारा सा व्यू एंजॉय करते हुए मैं अपना ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। आपने क्या लिया? मैं ब्रेड लाया हूँ, ये पता नहीं फिश समथिंग है, एग्स है, सॉसेज है और ये बढ़िया। तो अभी हम मलेशिया एयरपोर्ट पे हैं। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब बोर्डिंग हो रही है नरीता जाने के लिए, टोक्यो जाने के लिए। तो अभी हम बोर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से सिक्योरिटी चेकिंग में हमारे पास जो भी कोल्ड ड्रिंक्स थे, वाटर बॉटल्स थे, वो सारे उन्होंने फेंक दिए। तो जापान में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स अपने साथ कैरी करो। अभी हम बोर्ड करने वाले हैं। सो 4 सीटें खाली है हमारी इधर की, कोलालमपुर से जापान जाने के टाइम के लिए। सो हमारी मैडम यहाँ सो रही है, खाली सीट जगह मिल गई, फ़ायदा पूरा उठा रही है। बेचारे को विंडो सीट नहीं मिला। तो अभी हमारा लंच आ गया है। ये स्वीट है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। ऑमलेट है और कटलरी दिया है, बटर, पानी बोतल। तो कैसा लग रहा है आपको मलेशियन एयरलाइंस के साथ ट्रैवल करके? हाँ, बढ़िया लग रहा है। दिन भर कुछ न कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, उसकी वजह से इतना पेट भर गया है कि जाना ही पड़ रहा है वॉशरूम के लिए। कंटिन्यूस हमें हर 15-20 मिनट्स में ये लोग कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं, जूसेस सर्व कर रहे हैं और स्नैक्स, लंच भी मिला था। तो बहुत ही बढ़िया सर्विस है। और यहाँ के जो मतलब इन्होंने मूवीज़ के लिए जो स्क्रीन दिया है वो भी, उसका UI भी काफ़ी अच्छा है, रिमोट भी वर्किंग है और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। आप बताओ। बस इतना ही था जो इसने बोला वही है। और टोक्यो के लिए क्या एक्साइटमेंट है? अभी हम कितने घंटे में टोक्यो पहुँचने वाले हैं? बस हम 2 घंटे के अंदर टोक्यो पहुंचने वाले, फिर देखते टोक्यो में बाकी की जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, कैसा रहा हमारा एडवेंचर, वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ। यस, स्टे ट्यून्ड। तो अभी फ़्लाइट में ही हमें 2 फॉर्म दिए हैं। एक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म है और एक अराइवल फॉर्म इन्होंने प्रोवाइड किया है जिसमें हमें डिटेल्स फिल करने हैं। और यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें मतलब अगर हम कैरी कर रहे हैं वो चीज़ें या नहीं कर रहे हैं वो हमें मेंशन करना है, और अपनी हम कहाँ स्टे कर रहे हैं और हमारे पासपोर्ट डिटेल्स, कितने दिन का स्टे है, वो सब हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये आपको फ़्लाइट में ही मिल जाता है। हाय गाइस, हम जस्ट जापान लैंड किए हैं और इसे कुत्ते ने रोक लिया है। मैं आपको बाद में बताता हूँ हुआ क्या है। तो फाइनली हम जापान पहुंच गए हैं। अभी हम जा रहे हैं सिम एक्टिवेट करने के लिए। मेरा एंड्रॉयड मोबाइल है तो मैंने फ़िज़िकल सिम बाय किया था क्लुक से, जो कि पड़ा है 3000 रुपीज़ में। और मेरे हस्बैंड का ई सिम है, तो हमने ई सिम अभी तक बाय नहीं किया है। हमें एक्चुअली वाउचर के साथ ही फ्री ई सिम मिले हैं, तो हम वही देखने वाले हैं। अगर वो नहीं होता है तो हम ई सिम बाय कर लेंगे क्लुक से, जो कि 1 आवर में हम एक्टिवेट कर सकते हैं।
सिम कार्ड की मशीन है यहाँ पे। इसमें मल्टीपल पैक है वेंडिंग मशीन के। अगर जो भी आपको इसमें चाहिए, इसमें प्राइस और कितना लिमिटेड डे के लिए वो उसमें दिखाया हुआ है। आया किसी ई सिम के लिए भी नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ई सिम एक्टिवेट अगर करना है तो। तो अभी हमने यहाँ से सिम कलेक्ट किया है और ये हमें सिम मिला है जो कि हमने 12 डेज़ का लिया है। तो यहाँ पे लो कॉस्ट बस टिकट्स है जिसका प्राइस आपको पड़ेगा, अगर आपको टोक्यो साइड जाना है मेन एरिया में तो उसका प्राइस है 1500 येन, मतलब वो पड़ेगा आपको 800 रुपये में, 800 इंडियन रुपीज़। पर हमारा स्टॉप जो है, हमारा जो होटल है वो केसाई टाकासुको में है, इसलिए हम खुद से अपना टिकट बुक करेंगे केसाई लाइन का। तो अभी हम सुइका कार्ड बाय कर रहे हैं जो हमारे कहीं पे भी स्टेशंस पे या फिर 7-Eleven में यहाँ पे सुइका कार्ड हम यूज़ कर सकते हैं अक्रॉस जापान। तो देखते हैं अभी कैसे इसको करना है, मैं भी सीख रही हूँ और आपको बता रही हूँ। लैंग्वेज एक्सेप्ट एडल्ट कार्ड, Please select the desired charge amount. 5000। Please insert money or credit card. तो हमारा मनी तो ले लिया Now उसने। under process. Thank you. Please take everything with you. वेलकम। ये बहुत ही इजी प्रोसेस था, जस्ट हमें कैश डालना था और हमें सुइका कार्ड मिल गया। अभी आपका भी करते हैं, हमें और एक पासबुक चाहिए मुझे। अच्छा पास में। हाय गाइस, हम लोग आ गए टोक्यो में। अब हम टोक्यो में हमारे एयरबीएनबी में आ चुके हैं। सो मैं आपको एयरबीएनबी का टूर दूंगा। फ़िलहाल मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि रात का टाइम है, हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी, तो हमें हमारे रूम पे आने के लिए 9:30-10 बज गए। तो इसी रीज़न की वजह से आसपास का माहौल भी बहुत शांत रहता है। तो हमारे ऑनर ने बोला कि ज़्यादा ज़ोरों से बातें भी नहीं करनी चाहिए हमें। तो मैं आपको स्लो से एक बार अपने एयरबीएनबी का टूर दूंगा और उसके बाद आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि हम लोगों ने मुंबई से मलेशिया से टोक्यो हमारा ट्रैवल कैसा रहा, हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, वो सारी चीज़ें हम आपको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। सो ये हमारे दरवाजे की मेन एंट्री है। इस मेन एंट्री में आपको इतनी कम्पैक्टेड, इतना कम स्पेस मिलेगा। यहाँ पे शू रैक दिया हुआ है इन लोगों ने। सो शू रैक में भी मैक्सिमम 5-6 शूज़ आ सकते हैं। तो इन्हें इस एंट्री डोर के सामने ही एक मिरर दे दिया है छोटा सा से चिपका के। तो इसमें ही आपको मेकअप बाल बनाने पड़ेंगे। यहाँ से की साइड में, एंट्रेंस के साइड में आपको वॉशिंग मशीन दी हुई है। इसमें सारे फीचर्स है, कपड़े कैसे यूज़ करने, सब ये आपको उसे कन्वर्ट करने में देखना पड़ेगा। अब मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, वॉशरूम कैसे, शावर रूम ये कहाँ से खुलते हैं। तो ये शावर रूम है। सो आप देख सकते हो कि जापान में इतने कॉम्पैक्ट ही वॉशरूम बाथरूम रहते हैं। और ये वाला बाथरूम मेरे सर तक आता है, मतलब मेरा सर टच हो जाएगा, इतना कॉम्पैक्ट, इतना छोटा है। सो यहाँ से हम लोग बाथरूम जाने के हम यहाँ देख सकते हैं उन्होंने किचन का एक एरिया दिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर ही दिया हुआ है, तो इंडक्शन दिया हुआ है हमें। इंडक्शन कुछ छोटे मोटे प्लेस दे दी है और बर्तन दिया हुआ है। आप जैसे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। एंट्रेंस गेट में ही सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हो सकता है, ये चल सकता है। बाथरूम के ही एग्जैक्ट साइड में आप देख सकते हो वॉशरूम भी है।
जापान में सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ के वॉशरूम्स। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ के वॉशरूम बहुत ही एडवांस लेवल के हैं। मतलब एक कभी कोई इंसान टॉयलेट में बैठ गया जापान के, उस मशीन में वो ऐसा रहेगा ना, मतलब आधा एक घंटा इसमें निकाल सकते हैं आराम से टाइम पास करते हुए। सारी फुल ऑटोमेटिक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सारे कंट्रोल है, प्रेशर है। ऐसे निकालेंगे तो फव्वारा निकलेगा, ये सीधा जाएगा, ये फाउंटेन बन के आएगा। ये अपना एक्सपेरिमेंट करके मैं कल बताऊंगा कैसा लगता है, आज तो यूज़ किया नहीं है। और मैं आपको रूम की टूर देता हूँ। ये हमारी मैडम बैठी हुई है यहाँ पे छोटे से कोने में एक। जैसे इस रूम में आप देख रहे हो, हमें एक सिंगल सा बेड दिया हुआ है, डबल शेयरिंग बेड दिया हुआ है हमें। और यहाँ पे एसी दी हुई है, विंडो दी है, विंडो से पूरा सामने का गार्डन व्यू दिखता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे आपको अलमारी भी दी है। आप अलमारी देख सकते, इतनी छोटी अलमारी है कि वहाँ एक ही आदमी खड़ा हो सकता है और कपड़े भी ज़्यादा नहीं डाल सकता। तो 2 सूटकेस, मैक्स टू मैक्स 2 सूटकेस इसमें आ सकते हैं, कि इतना ही छोटा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमें वॉच दे सकते हैं। यहाँ पे डोर अलग अलग एसी के, ये पर मेन एंट्रेंस डोर के अलार्म क्लॉक का है। अगर आप यहाँ देंगे तो इन्होंने हमें एक तो मिनी फ्रिज दिया हुआ है, मिनी फ्रिज है, चाय जमा हुआ भी है इसमें। ओवन दिया हुआ है, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ब्रेड ओवन में हीट किया था, सो वर्थ इट है। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये देख के मैं आपको बताऊंगा क्या है। ये हीटर लग रहा है मुझे मोस्टली, तो हीटर तो पानी का एक दिया हुआ है इन्होंने, और हेयर ड्राई क्लिक भी दिया हुआ है हमें। सो सारे कॉम्पैक्ट इसमें इन्होंने करके रखा हुआ है, जस्ट दरवाजे के बगल में। यहाँ पे एक चेयर दिया हुआ है, टेबल चेयर, मैडम उस पर बैठी है कोने में। एक स्टूल दिया हुआ है, और स्टूल सीधे इसके बेड के बगल में ही है। बस आप देख सकते हैं, इतना सही है, पर प्यारा बनाया है, मतलब छोटा रहने लायक। एक जन के हिसाब से तो ठीक है, पर हम इंडियंस को आदत है कि ज़्यादा बड़े घर में रहने की, खुले जगह रहने की। तो जापान में, टोक्यो में आपको सब ऐसा ही मिलेगा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि लाइक आपको कोई बड़ा एरिया मिले। आप जितना भी ज़्यादा पैसा डालोगे, लाइक आप एक नाइट का ऑलमोस्ट आप 30-50 हज़ार 60 हज़ार भी पे कर दोगे, तब भी आपको जाके 1 RK या 1 BHK की साइज़ की रूम मिलेगी, जिसमें आप अपना सूटकेस खोल सकते हैं। आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, या फिर आपको सिटी के बाहर ही जाना पड़ेगा। टोक्यो इतना एक्सपेंसिव है रहने के लिए, तो आप समझ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ अपना वीडियो यहाँ ही ख़त्म करता हूँ रूम टूर का। और बताइएगा। रूम छोटा है, बट यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ है। मतलब छोटे रूम में भी उन्होंने वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रो ओवन, हेयर ड्रायर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की फैसिलिटीज़ जो रहती है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है घर में, वो सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड की है। तो मुझे इस एयरबीएनबी की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, और ये हमें बहुत कम प्राइस में पड़ा है। ये हमें 3000 रुपीज़ पर नाइट में पड़ा था। और चेकिंग भी सेल्फ ही था, हम लोगों ने कोई चेकिंग नहीं की, ऑनर की भी ज़रूरत नहीं। उसने देखा, हमारी शक्ल भी नहीं देखी ऑनर ने, ना हमने उसकी देखी है। वहाँ पे बाहर एक रहेगा कीपैड, जो लॉक रहेगा, वो लॉक हमें ओपन करना है पासवर्ड के साथ, जो ऑनर हमें प्रोवाइड करा देगा, और वही पासवर्ड डाल के हमें बस एंट्रेंस करना है। सो ये था हमारे रूम का टूर। अभी हमने अपना रूम टूर आपको दिखा दिया है। अभी हम हमारे फ़्लाइट्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, प्राइस डिटेल्स। तो हमें राउंड ट्रिप पर पर्सन पड़ी थी 45,000, जो कि मतलब अगर आप 3-4 महीने देखोगे तो आपको एक बेस्ट प्राइस मिल सकती है उसमें। तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। और बाकी आप बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ तक। मलेशिया से, मतलब मुंबई से मलेशिया एयरलाइंस में टोक्यो तक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। लाइक मुंबई से हम जैसी फ़्लाइट में चढ़े, हम लोगों ने, एक तो हमें लॉन्ज में एक्सेस नहीं मिला, तो हमने कुछ भारी हल्का फुल्का खा लिया था एयरपोर्ट में। तो हमें लगा कि एयरप्लेन्स में कितना ही, मतलब एयरलाइंस देगी खाने पीने के लिए, सो पानी भी कितना ही देगी। हमारा भी थिंकिंग वही था। जैसे हम एयरलाइन में घुसे, मलेशियन एयरलाइन वाया, हमारा ओवरले था कोलालमपुर मलेशिया में। सो मुंबई टू कोलालमपुर खाने के लिए बिल्कुल भी कोई इशू नहीं हुआ। कंटिन्यूसली हमें खाना, स्नैक्स लाइक नॉन वेज, वेज, बीच बीच में पीनट्स, फ्रूट्स, चाय, कॉफ़ी, बियर,
अल्कोहल सारे बीवरेज आपको फ्री थे, उसमें इंक्लूडेड थे। आपको कंबल भी दिया हुआ था, बढ़िया स्क्रीन का भी था अच्छा सा। आप उसमें मूवी देख सकते तो एयरपोर्ट मतलब डायरेक्शन देख सकते हो कि हमारी लाइव लोकेशन कहाँ है एग्जैक्टली, वो सब था जो आपका मतलब टाइम निकाल सकते हैं 6-7 घंटे आराम से वन वे। सो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने जल्दी आप पहुँच गए, कैसे पहुँच गए। सो ये हमारा एक्सपीरियंस है मुंबई टू कोलालमपुर में। सो कोलालमपुर में हम लोग वहाँ के लॉन्ज में हमें वहाँ एक्सेस मिला मैडम के प्रायोरिटी पास से। फाइनली जाके हमने वहाँ पे ही ब्रश कर लिया और खाना पीना कर लिया वहाँ पे ही। वहाँ से हम सीधा चेकिंग करने चले गए थे कोलालमपुर से टोक्यो के लिए। सो वाली फ़्लाइट भी थोड़ी मतलब डिले हो गई थी 1 घंटा, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसे इंटरनेशनल फ़्लाइट डिले करेगी। पर आई गेस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का ऐसे ही रहता है। डोमेस्टिक 1 घंटा पहले आके पड़ी रहती है और इंटरनेशनल 1 घंटा हमेशा ही लेट रहेगी या 2 घंटा लेट रहेगी। सो सेम मलेशियन एयरलाइंस थी हमारी, और वहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टेशन में हमें बिल्कुल भी इशू नहीं है। सेम चीज़ जो हमने मुंबई मलेशिया में एक्सपीरियंस किया, सेम इसमें में भी था, एक ही चीज़ थी। पर थोड़ा डिले था, वो एक कंसर्न था जिसके वजह से हम टोक्यो में आए गए 7:30 या 6 बजे तक हम लोग टोक्यो में 7 बजे टोक्यो पहुँचे हमारा। सो टोक्यो तक तो हमें कोई चीज़ इशू नहीं है, ना इमिग्रेशन में इशू है ना कुछ नहीं है। पर एक चीज़ याद रखना, अगर जापान में आप इमिग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे ना आपको हर एक छोटी चीज़ जो उन्होंने रूल्स बनाए वो हमेशा फॉलो करनी चाहिए। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जापान में केले, जैसे केले हुए, फ्रूट्स हुए, कोई भी आपको बाहर से जापान में ले जाना अलाउड नहीं है। ये रूल्स इतने फॉलो कि मैडम ने जो हमें एयरलाइंस ने, मलेशियन एयरलाइंस ने जो फ्रूट खाने के लिए दिए थे, मैडम के हमारे इंडियंस के आदि थोड़े बचा के रखेंगे बाद में खाए वो, तो मैडम ने वैसे ही दाल रखा हुआ था। डालने के बाद क्या हुआ, हमें पता चला कि जापान में फ्रूट्स अलाउ नहीं है ले जाना। तो कैसा हुआ था, हम मैडम ने फ्रूट्स तो फेंक दिया, हमें कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो फ्रूट फेंकने के बाद वो स्मेल रहती फ्रूट की जो बैग में लगी रहती जो है। बैग था ना हमारा, उसमें एक्चुअली हमने फ्रूट्स पहले ही ये कर दिया था, डिस्पोज कर दिया था जापान में। पर वो जो वहाँ पे डॉग घूमता है तो वो स्मेल लेता रहता है, पेट्रोलिंग डॉग रहता है, वो स्मेल करता है कि कौन फ्रूट लेके आया। स्पेशली ट्रेन करके रखा हुआ है कि वहाँ के डॉग्स को कि कौन फ्रूट लेके आया कौन नहीं लेके आया। तो मैडम की इसमें स्मेल थी हल्की, तो वो उसने सूंघ ली, जबकि फेंके हुए इतना टाइम हो गया हम लोगों को। सो वो एक चीज़ है कि वहाँ के तो रूल्स। उन्होंने बैग ओपन करके वो सारी पूछा। तो और आपको प्लास्टिक बॉटल, जो आप अपने घर से बॉटल ले वो अलाउड है, लेकिन प्लास्टिक बॉटल लाइक आपने कोलालमपुर में पानी की बॉटल ली तो पानी वगैरह है, पानी है, लिक्विड है, कोई भी लिक्विड चीज़ें हैं आपके कैरी ऑन लगेज में, तो वो आपको डिस्पोज ही करना पड़ेगा, चाहे वो पानी क्यों ना हो। और इमिग्रेशन का जो प्रोसेस था वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन थी, बट वहाँ पे काउंटर्स इतने थे कि मतलब लाइन बहुत फास्ट मूव हो रही थी, तो हमें 15-20 मिनट्स ही लगा। और वहाँ पे कुछ भी डिटेल्स नहीं उन्होंने पूछा, सिर्फ हमारा पासपोर्ट चेक किया एंड बायोमेट्रिक उन्होंने लिया एंड दैट्स ऑल। और जो हमने आपको दिखाया था कि हमने जो डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था, अराइवल फॉर्म भरा था, वो डिटेल्स उन्होंने बस हमसे कलेक्ट किए। उन्होंने हमसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे, जस्ट हमारा वीज़ा चेक किया, बायोमेट्रिक, बस इमिग्रेशन की। फ़िलहाल के लिए तो हमारे बताने के लिए इतना ही था। सो अभी हम कल से हमारा पहला दिन स्टार्ट होने वाला है टोक्यो में। सो देखते रहिए हमारे एक्सपीरियंस, हम आपको शेयर करेंगे, हमारे एडवेंचर का पार्ट बनी है। हमें बताइए हमारे साथ घूम के आपको कैसा लग रहा है, ताकि आपको भी ईज़ हो आने वाले टाइम में अपना ट्रैवल आइटनरी बनाने के लिए। जो भी डिटेल्स आपको चाहिए, जो भी हम आपको लगता है कि हमने मिस किया या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट करना, हम आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर